नमस्कार मेरे युवा साथियों मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ नेताओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं उससे पहले आप हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुन लीजिए। ये भाषण नहीं, ये छोटा सा क्लिप है 15 सेकंड का, वो पहले आप सुन लीजिए। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। दोस्तों, आपने इस भाषण को सुना और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा था कि पहले कोई भी अगर किसी पर आरोप लगता था तो वो उनसे बचना चाह रहे थे, और लेकिन अभी कुछ पार्टी या अभी कुछ लोग हैं जो करप्ट लोगों को ना कंधे पर ढो रहे हैं। वास्तविकता में सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी पद की शपथ लेने वाले हैं। कल रविवार है और कल के दिन ही ये 7/15 में ये प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। और मैं चाहता हूं इनके कुछ नेताओं के बारे में आप जानें ताकि ये समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो नेता है वो कितने अच्छे अच्छे नेता हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे सब लोग सब है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। बस मेरा उद्देश्य किसी पार्टी का विरोध करना या किसी का सपोर्ट करना नहीं है दोस्तों। आज मुझे लगा कि इस पार्टी के बारे में, इस पार्टी कुछ नेताओं के बारे में बताना चाहिए तो मैं आज बता रहा हूं। लेकिन अगर कल जोड़ी पड़ा तो मैं किसी और पार्टी के किसी और नेता के बारे में चर्चा कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं किसी का विरोध या किसी का सपोर्ट नहीं करने के लिए आया हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वेरीफाई और सार्थक है न्यूज, जिनका नाम है द ललन टॉप। अब इसमें जो पहला है जिनको हमने पहले नंबर पर रखा है वो जनार्दन, आप देख सकते हो, जनार्दन रेड्डी। अब इस पर जो है अवैध खनन के 9 मामलों में आरोपी जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में वापसी, है ना। जनार्दन रेड्डी जो है वह साल 2022 में KRPP पार्टी बनाकर बीजेपी से अलग हो गए थे। अब उन्होंने कहा है कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अमित शाह के कहने पर उन्होंने क्या किया, जनार्दन रेड्डी वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन क्यों किया उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप बारीकी से चीज को देखिए ये है जनार्दन रेड्डी। आप अगर देख रहे हैं तो ये है जनार्दन रेड्डी, हमारे बीजेपी में शामिल हो गए, है ना। देखिए कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी, हाँ, की बीजेपी में वापसी हो गई। रेड्डी गंगावती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 25 मार्च को अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। उनकी पार्टी का नाम था कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, जिनको शॉर्ट में KRPP। 2022 में इन्होंने बीजेपी से अलग होकर KRPP पार्टी बनाई थी। रेड्डी पर 9 CBI, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 CBI मामले चल रहे हैं, है ना। 2008 से 2013 के बीच हुए अवैध खनन से जुड़े इन मामलों में CBI ने उन्हें आरोपी बनाया है। अब आगे चलते हैं। ये बीजेपी के नेता हैं, आपने देख लिया। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट करने की बात की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह KRPP पार्टी के विलय पर जोर दे रहे थे। रेड्डी ने कहा कि शाह ने उनसे कहा कि बाहरी समर्थन का कोई सवाल ही नहीं उठता। बक्कोल रेड्डी जो भी था गृह मंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि उनका राजनीतिक जन्म भाजपा से ही हुआ है और उन्होंने रेड्डी से पार्टी में वापस आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इससे पहले कुछ कारणों से उन्हें भाजपा से बाहर होना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, भाजपा से बाहर होना पड़ा था। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक बार बढ़िया से देखिएगा, है ना। आगे क्या है, इंडियन एक्सप्रेस के जॉनसन टीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की पहचान शेड्यूल कास्ट के एक नेता
और खनन क्षेत्र के एक दिग्गज के रूप में थी। 2004 से 2013 तक उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों में भाजपा की सफलता में रेड्डी को एक प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन फिर एक खनन घोटाले ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। 2008 से 2013 के दौरान दक्षिण भारत के किसी राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार रही। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी तब विधायक थे और जनार्दन के एक दूसरे भाई जी करुणाकर रेड्डी सांसद थे। इन तीनों पर आरोप लगे कि इन्होंने जंगलों के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों से अवैध रूप से लौह अयस्क हड़प लिया। ये इन पर आरोप लगा। दोस्तों मैं आपको बारीकी से एक एक चीज बताने वाला हूं क्योंकि ये सब वेरीफाई, हम ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010 से 11 में इस मामले में जांच में आरोप लगा कि इन्होंने 2006 से 2011 के बीच राज्य में लगभग 12,208 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क को अवैध रूप से बेच दिया। सितंबर 2011 में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। रेड्डी को लगभग 1 साल तक जेल में रखा। दोस्तों 1 साल तक, यहां देख सकते हैं 12,000 करोड़, लगभग ये 16,000 करोड़ के आसपास है, ये कम दिखा रहा है लेकिन लगभग 16,500 करोड़ के आसपास है। दोस्तों 16,500 करोड़ का ये घोटाला, इस पर आरोप है ना। रानापा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बल्लारी क्षेत्र में रेड्डी के प्रवेश पर ही रोक लगा दिया था। 2011 से ही भाजपा ने धीरे धीरे रेड्डी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। फिर 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आधिकारिक रूप से बीजेपी से अलग हो गए। रेड्डी कांग्रेस के भी संपर्क में रहे। इसी साल फरवरी महीने में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए रेड्डी का समर्थन मांगा था। जब देखा कि इनसे ना क्षति हो रहा है भाजपा को, तो इन्होंने क्या किया, भाजपा से दोस्तों हाथ मिला लिया। जबकि इन पे आरोप है 16,500 करोड़ का, 16,500 करोड़ की संपत्ति का जो उन्होंने घोटाला किया, उतना आरोप है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे बिहार में एक बहुत चर्चित घोटाला है, चारा घोटाला, जो लगभग ना 37.6 करोड़ का है। दोस्तों 6 करोड़ का है, सिर्फ 37.6 करोड़ का। और इतना चर्चा में, पता है क्यों? क्योंकि ये ना बीजेपी के आगे कभी झुका नहीं, इस वजह से सिर्फ ये 37.6 करोड़ का आरोप है। घोटाला के बारे में बात हो रही है ना। यहां देखिए 16,500 करोड़, इसकी माने तो 12,208 करोड़ रुपये का है। और यह है जनार्दन रेड्डी, जो कि बीजेपी में अभी शामिल है, वर्तमान में बीजेपी में शामिल है। पहले भी बीजेपी में था, बीच में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से शायद पार्टी भी बना लिए थे, है ना। लेकिन फिर भी बाद में राष्ट्रीय था या कुछ और था, देख लेते हैं एक बार। और इन्होंने ये पार्टी है ना, इनका पार्टी का नाम था कल्याण राष्ट्र प्रगति पक्ष। अब आगे देखें, आपने देख लिया कि यहां लगभग 16,000 करोड़ की संपत्ति का ऐसे ही क्या कर लिया, मतलब घोटाले के आरोपी हैं। और इनको भाजपा में जैसे गया 9 सीबीआई मामला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 सीबीआई मामला दर्ज है। और बचने के लिए सिर्फ उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी उन केस को ही क्लोज कर दिया। यह है बीजेपी का असली चरित्र, बीजेपी के नेताओं के चरित्र। और बीजेपी कहते हैं कि हम बहुत साफ सुथरा पार्टी है। दोस्तों आगे हम और एक बात बताते हैं, और भी चीजें बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, बारीकी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे जनार्दन रेड्डी, जो अमित शाह इनको गुलदस्ता थमा रहे। क्यों भाई, क्यों थमा रहे हो? क्योंकि इन्होंने 16,500 करोड़ का संपत्ति को लौटा है, इसलिए आप गुलदस्ता दे रहे हो क्या? यही सच्चाई है क्या आपकी पार्टी का? आप तो बहुत साफ सुथरा की छवि दिखाते हो, तो फिर ये कैसे है? आगे अगर हम बढ़े तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं
जिंदल के बारे में दोस्तों, ये है नवीन जिंदल, इनको आप चेहरा में देख सकते हो, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, आपको लगेगा ये है नवीन जिंदल प्रधानमंत्री के साथ में, है ना, ये यहां देख सकते हैं। अब इनमें ना एक जो क्या कहते हैं अभय चौटाला कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि जिस नवीन जिंदल पर भाजपा ने लगाया कोयला घोटाला का आरोप, अब वह कोहिनूर हो गया। मतलब पहले भाजपा ने ही इस पर आरोप लगाया था कि ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है, घोटालेबाज है, मतलब ये क्या कहते हैं कोयला घोटाला कर रखा है ना। अब फिर भाजपा में जैसे गया वो सब घोटाला, मतलब जो आरोप था वो बेबुनियाद हो गया, मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं रह गया। अब आगे इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोयला घोटाला, नवीन जिंदल की कंपनी पर एफआईआर है ना, कंपनी पे क्या हो गया, एफआईआर हो गया। नवीन जिंदल पर भाजपा ने कोयला घोटाला का आरोप, अब वह कोहिनूर हो गया, इनका अभय चौटाला का ये आरोप था दोस्तों। ये जो है ना, ये वेरीफाई है, आप देख सकते हैं, बीबीसी का न्यूज है, ये ऐसे ही नहीं छापता है दोस्तों। अगर ये सब वैसे ही छापेगा तो इस सब पे केस हो जाएगा, है ना, इस सब को बंद कर दिया जाएगा भाजपा के द्वारा। लेकिन इन्होंने वेरीफाई है, और ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये जो सूचना है वो 2013 की है। ये इसमें लिखा गया है नवीन जिंदल की कंपनी समेत, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, सीबीआई ने कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल की कंपनी समेत 4 कंपनियों पर नया मामला दर्ज किया है। अब जिन कंपनियों पर मामले दर्ज हुए हैं उनमें से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पॉन्स और 2 अन्य कंपनियां शामिल हैं। इस घोटाले में सीबीआई अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। डायरेक्ट सीबीआई ने 12 एफआईआर दर्ज कर चुका है। सीबीआई की ओर से भेजे गए एक एसएमएस के मुताबिक, एसएमएस है के मुताबिक इन कंपनियों के दिल्ली और हैदराबाद स्थित 15 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई चल रही है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसाई नारायण राव का नाम भी है। दोस्तों यहां आप एक चीज याद रखिएगा, ये जब भी है वो यहां दिखाता है कि इन पर कब आरोप लगा था। ये जब क्या था, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस के साथ मिला हुआ था, तब जाकर के ये सब एफआईआर हुआ था। और जब जैसे ही ये क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, वापस ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही साफ सुथरे छवि के नेता हो जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, उनको दिखाते हैं। और भाजपा ने किया स्वागत, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सीबीआई के इस कदम को देर से उठाया गया कदम बताते हुए स्वागत किया है। भाजपा ने इनको जब वो क्या कहते जिंदल पर, यानी नवीन जिंदल था क्या अक्सर, हाँ, नवीन जिंदल पर जब आरोप लगा था और सीबीआई जब कार्रवाई शुरू किया, उस समय वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ था। जैसे ही सीबीआई ने इन पर कार्रवाई शुरू की, जो भाजपा के नेता है उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी मतलब कदम है बहुत सराहनीय है, लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है ना। स्वागत किया। पार्टी ने मांग की कि सरकार इस मामले में पूर्व कोयला सचिव से पूछताछ की इजाजत सीबीआई को दे। सीबीआई के छापों की खबर आने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि यह अच्छी बात है कि जांच एजेंसी ने कांग्रेस सांसद और एक पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इस बात पर पता लगाना चाहिए कि इस मामले में किसने किसको पैसा दिया, कहां दिया और कितना दिया। भाजपा ने कहा कि इस घोटाले के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। उस समय के बारे में प्रधानमंत्री जो है उनके वो जिम्मेदार है, क्योंकि जिस समय का यह मामला है उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री के पास था। जावड़ेकर ने मांगा कि 2006 से 2009 के बीच आवंटित की गई हर कोयला खदान की जांच की जाए। यह है जिंदल,
नवीन जिंदल जो भाजपा में नहीं था तब इन पर आरोप लगाया जा रहा था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कितना ये कोयला घोटाला का आरोप है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयला घोटाला लगभग 1,86,000 करोड़, दोस्तों याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, यहां 1,86,000 करोड़ रुपए का अनुमानित घोटाला है। और हम फिर से आपको एक बार चर्चा कर देते हैं, हमारे बिहार में जो लालू प्रसाद जी द्वारा जो आरोप लगाया, मतलब उस पर जो आरोप लगता है वह लगभग चारा घोटाला सिर्फ 37.6 करोड़ का है, सिर्फ 37.6 करोड़ का, याद रखिएगा। ये जो घोटाला है ना वो लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का एक अनुमानित घोटाला है। उससे कम भी हो सकता है दोस्तों, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है, कम तो नहीं होने वाला है, ज्यादा ही होगा। केग ने कहा कि निजी कंपनियों को कोयले की खाने मिलने से सरकार को लगभग 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इन कंपनियों को कोयला की खाने बिना कोई बोले लगाए दी गई थे। ये उस समय ही हुआ था, लेकिन इन्होंने, बीजेपी ने इनको स्वीकार किया। इस नेता को अपने में शामिल करके इन पे जो आरोप लगा हुआ था ये वॉशिंग मशीन की तरह सबको धो डाला। दोस्तों विश्लेषकों का कहना है था कि अगर इन कोयला खानों की नीलामी की गई होती तो सरकार को इतना घाटा नहीं उठाना पड़ा होता। मैं उस समय की सरकार को दोष देता हूं दोस्तों, लेकिन इन पर जो चल रहे थे सीबीआई मामले उन्होंने रद्द करवा दिया गया बीजेपी के द्वारा, इनको क्लीन चिट दिया गया दोस्तों बाद में, है ना। केग की रिपोर्ट के मुताबिक एसआर पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील, है ना, एंड पावर सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की खाने दी गई, है ना। इस तरह से सीबीआई ने कोयला आवंटन मामले में धोखाधड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से कंपनियों के मालिक, कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल है। ये सभी पर इन्होंने एफआईआर दर्ज किया। दोस्तों आप तो समझ में आ गया, पहले कितना था, लगभग 16,000 करोड़, यानी 16,500 करोड़, ठीक है। उसके बाद 1,86,000 करोड़ का घोटाला। अब आगे अगर देखें तो यह है प्रफुल्लन मनोहर भाई पटेल, है ना। इनके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है ना एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी के एक्शन को बताया गलत। 180 करोड़ की संपत्ति लौटाने का दिया आदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तब हुआ है जब बीजेपी में शामिल हुआ, उससे पहले नहीं, उससे पहले बहुत दिन केस चला है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी। जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गई ये तुरंत निर्दोष साबित होकर के जेल, मतलब कोर्ट से बरी हो जाता है। देखिएगा, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने बंद कर दिया भ्रष्टाचार का केस। 8 महीने पहले ही एनडीए में शामिल हुए थे, 8 महीने तक चला। अब दोस्तों उसके बाद इनको ना क्लीन चिट दे दिया गया, है ना। 8 महीने तक चलने के बाद भी जब बीजेपी में शामिल हुआ तब इनको लगा कि शायद तुरंत ही उलट पुलट जाएंगे, तो थोड़ा लंबा चलने देते हैं, है ना। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई जांच बंद। जाने क्लोजर रिपोर्ट में क्या है, आखिर क्या है, इस पर भी आरोप लगा हुआ था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो यह है महाराष्ट्र 2014 महाराष्ट्र की विधानसभा। दोस्तों ये है अजित पवार, आप देख सकते हो ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ है ना। ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ इनका आप फोटो देख रहे हो, बड़ा खुशी हो रहा होगा, है ना। लेकिन इनके करतूत के बारे में भी हम आपको बताते हैं, और तब हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने इसको क्लीन चिट किया। अजित पवार कभी बीजेपी की नज़र में सबसे भ्रष्ट थे। ये वेरीफाई बीसीसी का है, हमने कोई गलत यहाँ नहीं लिख रखा है ना। ये बीसीसी का जो वेबसाइट है ना वो वेरीफाई वेबसाइट है, उन्होंने लिखा है कि अजित पवार कभी बीजेपी की
नज़र में सबसे भ्रष्ट थे, लेकिन आज बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे अच्छे नेता हो गए। यहां देख सकते हैं ये अजित पवार है। मुंबई पुलिस ने तथ्यों की मुंबई पुलिस ने गलती का हवाला देते हुए अजित पवार के, मतलब ये था, कुछ हम वहां नहीं लिखे, फिर आप इनको पढ़ सकते हो, इनके पीछे का क्या वजह है। हमने 3 नेताओं के बारे में बताया। 2000 ये वही सेम चीज है हम जो अभी पढ़ने वाले। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संपन्न हुए सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज भी। 200 सीटों वाली विधानसभा में 123 सीटें जीतकर आई बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल था। उस वक्त 41 सीटों पर जीती एनसीपी ने बाहर से बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया था। उस वक्त शरद पवार ने कहा था कि भले ही हम दोनों में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे पास बीजेपी को समर्थन देने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के एक साथ आने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एनसीपी वही पार्टी थी जिसे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ध्यान दीजिएगा, बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त बता रही थी। यानी ये वही पार्टी था जिसका समर्थन बीजेपी ले रहा था, जो कभी बीजेपी जिस पर आरोप लगा रही थी ये सबसे भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी घोषित किया था। एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी घोषित की संज्ञा दी थी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले कहा था कि चाहे कुछ हो जाए बीजेपी एनसीपी के साथ नहीं आएगी। हमने विधानसभा में एनसीपी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। यह बीजेपी का था, लेकिन जैसे ही मौका मिला तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और साथ मिल गया। यह है तीसरा आप जिनको हम कह सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, और भी है दोस्तों, ऐसे दर्जनों हैं। यह है अशोक चौहान, आप इनके बारे में देख सकते हो। यह है अशोक चौहान, इसमें बीजेपी में शामिल है। अशोक चौहान का आदर्श हाउसिंग घोटाले में गया था सीएम पद, यानी इनका सीएम रहते हुए इन्होंने हाउसिंग घोटाले में ये सीएम पद चल गया था, है ना। अशोक चौहान कभी आदर्श घोटाले के चलते छोड़ा था सीएम पद। ये है इनकी बीजेपी की चरित्र, बीजेपी के आप यही सेम चीज देख सकते हो। ऐसे बहुत दर्जनों है। ये भी देख सकते हो, हेमंत बिश्व शर्मा, इन पर भी बहुत सारे आरोप लगा हुआ है ना। उसके बाद आप यहां देख सकते हो 5450 करोड़ है, इन पर आरोप है। इन भाई साहब को देखो, इन पर भी आरोप है। यहां भी देखो लगभग 870 करोड़ का। ऐसे बहुत से दर्जनों ऐसे नेता है जिन पर ना हजारों करोड़ की घोटाला का आरोप लग चुका है। अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन बीजेपी में शामिल है। और प्रधानमंत्री का भाषण आप सुने कि क्या कर रहे हैं कि कंधों पर ढो रहे हैं। वास्तविकता में कंधा पर कौन ढो रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे बिहार में जो अधिक सबसे ज्यादा चर्चा होता है वो होता है ये चारा घोटाला के बारे में, जो आप यहां देख सकते हो 37.6 करोड़ रुपए का निकाले गए थे, सिर्फ 37.6 करोड़। और इससे ज्यादा आपने देखा कि हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धो करके पूरा पवित्र हो जाते हैं। ये जो विपक्ष आरोप लगाते हैं ना, उसमें एक रत्ती भी गलत नहीं है दोस्तों। 100% यानी 100% सच्चाई है। बीजेपी का यही चरित्र है। अगर आप उनके सामने नहीं झुकते हो तो सीबीआई, ईडी, जितने भी जांच एजेंसियां है सब लगा देगा, लेकिन झुक जाते हो, उनमें उनके साथ मिल जाते हो तो वह सारे आरोप ऐसे ही छूट जाएंगे, मिट जाएंगे, आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हो जाएंगे। और हमारे मित्र एक जो है परम मित्र, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भेजा है जो कि मैं आपको लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। वो इनके बारे में बताना चाह रहे थे। मैं इनके बारे में दोस्तों बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जब भेजा हमको तो मुझे लगा कि शायद ये हमें ये कहना चाहते हैं कि इनके अलावा जितने भी पार्टी है ना बहुत ज्यादा करप्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि
आखिर इस पर वीडियो ही बनाया जाए कि बीजेपी में और कितने नेता हैं। दोस्तों बहुत से नेता ऐसे हैं जो अभी भी बीजेपी में रह करके ऐसे ऐसे घोटाला कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी उन चीजों को देखती नहीं है, उस पर कभी सीबीआई ईडी का जांच नहीं करवाती है। अब क्यों नहीं करवाती मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है दोस्तों, यहाँ मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे जिनको जो ठीक लगता है करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं दोस्तों, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो इस तरह से चीज़ों को अंजाम देते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोस्तों ये सभी हमने जो बताया ना वो कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। हमने सबको रिसर्च किया है, सब को बैठ के लगभग 2, 2.5, 3 घंटा से हमने एक एक चीज को रिसर्च किया, फिर बाद में हमने बनाया। दोस्तों मैं इसमें किसी तरह का विवाद नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने सभी वेरीफाई आईडी से ही जो चीजें था वो हमने आपके सामने रखा। अब आप कितना समझदार हो, अब क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, कौन पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमने जो आपके लिए मेहनत किया है वो अगर अच्छा लगता है ना दोस्तों तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, एक शेयर तो जरूर बनता है हमारे लिए, हमारी इस वीडियो के लिए, हमारी इस मेहनत के लिए, और एक लाइक भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।